गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर जागृति क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो हम बायोलॉजी टॉपिक पढ़ते हैं वो उसके अंदर स्टडी की जाती है प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, यानी जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस जो बायोलॉजी है इसमें सबसे पहले मैं आपको जो जंतु विज्ञान वाली शाखा है वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स की तुलना में एनिमल्स वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है। तो हम सबसे पहले जो एनिमल्स वाला है वो स्टार्ट करेंगे, और एक मैं ऐसा टॉपिक ले रही हूँ जो बिल्कुल प्लांट्स के लिए भी बेसिक है और एनिमल्स वाले टॉपिक के लिए भी बिल्कुल बेसिक है, और मतलब हमारे शरीर की जो सबसे आधारभूत इकाई होगी, जो आपने नाम सुना होगा 10 तक का आप नाम सुनते आ रहे होंगे, तो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो है कोशिका, या हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी। कोशिका को आपने नाम सुना होगा कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए आपके सामने दो वर्ड्स आए हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये जो दो शब्द आए आपके सामने, इन दोनों का मतलब क्या है कि वो इकाई जो हमारे पूरे शरीर की संरचना को बनाएगी। जैसे अपना जो शरीर बना हुआ है, जो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो किसके कारण बनती है? कोशिकाओं के कारण बनती है। तो पूरे शरीर की संरचना बनाने में इसका योगदान होता है। जैसे आप देख सकते हो कि एक जो मकान बनता है वो किससे बनता है? पत्थरों से बनता है या ईंट से बनता है। तो आप एक ईंट या एक पत्थर को उस मकान की क्या बोल सकते हो? संरचनात्मक इकाई कह सकते हो। तो जो कोशिका है उसको बोला गया जीवों की संरचनात्मक इकाई, यानी जीवों का शरीर बना होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। पूरे स्ट्रक्चर को बनाती है सेल, इसलिए इसको बोल दिया जीवों की संरचनात्मक इकाई। देखिए आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है वो कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएगी, एक झुंड जैसी संरचना बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम उत्तक या टिश्यू। फिर उसी प्रकार कई उत्तकों के समूह मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। ऐसे ही अंगों के मिलने से बनेगा तंत्र, और तंत्रों के मिलने से बन जाएगा शरीर। तो देखिए लास्ट जो पूरे शरीर का निर्माण हुआ उसको बनाने के लिए शुरुआत किसने की? कोशिका या सेल ने की थी। इसलिए कोशिका को कहा जाता है जीवों की संरचनात्मक इकाई। फिर दूसरा नाम आता है आपके सामने क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। अब देखिए क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वो सब किसके द्वारा होती है? कोशिका के द्वारा। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये सारे जो कोशिका के ऑर्गेनल्स हैं, अंग है, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है। जैसे क्या किया हमने? भोजन किया, अब उस भोजन का पाचन हो गया, तो पाचन कर जो प्रोसेस होता है वो इसकी संरचना होती है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का पाचन हो गया, उसी के अंदर श्वसन की प्रक्रिया हो गई। कुल मिलाकर कहने वाली ये बात है कि जो कोशिका के जितने भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो कोशिका के अंदर होते हैं। हमारे शरीर के जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो कोशिका के अंदर होते हैं। इसलिए कोशिका को बोल गया जीवों की क्रियात्मक इकाई, यानी जीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वो इस कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसको बोल दिया क्रियात्मक इकाई। तो स्टूडेंट्स आपके दोनों वर्ड क्लियर वे कि नहीं वे कि संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवों की संरचना बनाने का काम करेगी, इसी के कारण इसको बोल दिया संरचनात्मक इकाई। और उसके अलावा जो भी अपने शरीर के बॉडी के जो भी वर्क है, कार्य है, जो भी वो भी इस कोशिका के अंदर होंगे, इस कारण इसको बोल दिया जीवों की क्रियात्मक इकाई। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। अब उसके क्वेश्चन आते हैं आपके कोशिका के खोज से संबंधित, कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, दूसरा पूछा जाए सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा, या आपको जीवित या मृत कुछ नाम ना देके सीधे आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? जीवित कोशिका को देखने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूवेनहोक। हमारा जो दांत का मेल होता है, एनिमेक्यूल बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो ल्यूवेनहोक नाम का वैज्ञानिक था उसने कुछ सूक्ष्म संरचनाओं को देखा, और उन्होंने इसको क्या बताया? इन्होंने इसको बताया ल्यूवेन, ये जो जीवित कोशिका है। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई,
तो आप आंसर क्या दोगे, ल्यूवेनहॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, या आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा था, तो आप आंसर क्या दोगे, इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। दो क्वेश्चन बन गए। अगर आपको जीवित कोशिका का पूछा जाए तो आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक, अगर आपको मृत कोशिका का पूछा जाए तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए सीधे कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और इसका आपको साथ में सन भी बताना है 1665। तो तीन प्रकार के खोज से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अगर जीवित नाम आए तो आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक, मृत नाम आ गया तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक, और जीवित मृत कुछ भी नाम ना आए तो आपको आंसर क्या देना, रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। यानी मृत या कुछ भी नाम ना आए तो आंसर एक ही आएगा, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपके कोशिका के साथ में जीवित नाम दिया हुआ हो तो आपको आंसर क्या देना है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे जो जंतु शास्त्री थे और एक वैज्ञानिक थे जो वनस्पति शास्त्री थे। अब जंतु शास्त्री और वनस्पति शास्त्री क्या होते हैं कि वो साइंटिस्ट जो पौधों पर अध्ययन करते हैं, प्लांट्स पर स्टडी करते हैं और फिर कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उनको बोलते हैं वनस्पति शास्त्री। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिकाओं पर कार्य करते हैं या जंतुओं पर स्टडी करते हैं, फिर कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उनको बोलते हैं जंतु शास्त्री। तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक वैज्ञानिक था स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक था स्वान। इनमें से जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था ना, ये था वनस्पति शास्त्री, यानी इसने कोशिका की संरचना का अध्ययन किया, लेकिन किस पर किया था, प्लांट सेल पर, पादप की कोशिकाओं पर अध्ययन किया। और इसने लिया था प्याज की कोशिका को। आपको पता है प्याज क्या एक प्रकार का प्लांट है, तो इसने पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया। जबकि जो स्वान था ये था जंतु शास्त्री, यानी इसने जंतुओं की कोशिका पर अध्ययन किया। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सम्मिलित रूप से दिया गया था कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। और ये दिया था इसने 1838 में, 1838 में। ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु शास्त्री स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। आपकी बुक्स में, सिलेबस में सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, कोशिका के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद यही लाइन आती है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान। आपको ध्यान रखना है, जो स्लाइडेन वैज्ञानिक था वो वनस्पति शास्त्री था, जबकि जो स्वान वैज्ञानिक था ये क्या था, जंतु शास्त्री। यानी इन्होंने पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया, इन्होंने जंतुओं की कोशिकाओं पर अध्ययन किया और सम्मिलित रूप से क्या सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। फिर देखिए नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, एक वैज्ञानिक बताए थे रुडोल्फ बिर्चो। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ बिर्चो। रुडोल्फ बिर्चो ने क्या बताया कि जो कोशिका बनती है वो विभाजन से बनती है। यानी इन्होंने बताया कि एक कोशिका है वो अगर विभाजन करेगी तो ये नई कोशिकाओं को बना देगी, या जो ये नई कोशिका बनी है ये किससे बनी है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया, या आपको कथन दिया जा सकता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इसके बारे में किसने बताया था, रुडोल्फ बिर्चो ने। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि रुडोल्फ बिर्चो के द्वारा कोशिका विभाजन के बारे में बताया। ऐड को ठीक। तो रुडोल्फ बिर्चो ने क्या बताया कि जो पूर्व स्थित कोशिका है उसके विभाजन से क्या बनेगी, नई कोशिका बनेगी। तो रुडोल्फ बिर्चो ने क्या किया, कोशिका विभाजन के बारे में बताया। फिर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कोशिका के जो भी खोज से संबंधित पॉइंट थे वो हमने देखे, और कोशिका को जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे ये जो कोशिका है ये दिखाई कैसे देती है, या इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं।
तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो कोशिका है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कोशिका इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होंगे। सबसे जो बाहर की बाउंड्री होती है उसको बोलेंगे बाह्य आवरण। उसके बाद बीच में एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको कहा जाएगा कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर पाया जाता है कोशिका का केंद्रक, या बोल सकते हो न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो कोशिका की स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखाई देगी, ये कोशिका के 2 बाहरी आवरण, सबसे बाहर कोशिका भित्ति और अंदर कोशिका झिल्ली। फिर सबसे अंदर एक पार्ट आता है, उसको बोलेंगे केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर पाई जाएगी केंद्रक झिल्ली। और बीच में पाया जाता है एक द्रव पदार्थ, उसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। जिस प्रकार केंद्र के बाहर जो पाया जाने वाला होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है, उसी प्रकार केंद्र के अंदर जो द्रव्य होगा उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। तो बाहर वाला है कोशिका द्रव्य और केंद्र के अंदर वाला है केंद्रक द्रव्य। उसके अलावा सबसे बाहर वाली है कोशिका भित्ति, जो सबसे बाहर की आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये क्या है, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। जो सबसे अंदर पार्ट है वो क्या है, केंद्रक। अंदर वाला जो गोलाकार भाग है वो है केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ये जो मैंने आपको बाह्य आवरण बताए थे वो 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। एक तो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और एक है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो आपके सामने कोशिका का पूरा डायग्राम शो किया गया है, जिसके अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं होती है कोशिका के अंदर। सबसे बाहर वाला जो उसकी बाउंड्री बोलते हैं उसको बोलेंगे हमको बाह्य आवरण। और ये बाह्य आवरण 2 प्रकार के होंगे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। बीच में एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर जो गोलाकार भाग होता है उसको बोलेंगे कोशिका का केंद्रक। ठीक है, अब जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो आपको ये सभी संरचनाएं दिखाई दे रही है। अब देखिए, आपको इस कोशिका के अंदर बाहर की तरफ 2 बाउंड्री दिखाई दे रही है, जिसमें बाहर वाले को हम कहेंगे कोशिका भित्ति और अंदर वाले को हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि सब कोशिकाओं के अंदर दोनों आवरण नहीं पाए जाते, यानी ऐसी कोशिकाएं सभी नहीं होगी जिनमें कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी। अब ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं होती है जिनके अंदर भित्ति भी पाई जाती है और झिल्ली भी पाई जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोनों आवरण है ना, ये किस में पाए जाएंगे, अगर आपको कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों देखनी है तो आपको 2 कोशिकाओं की कोशिका देखनी पड़ेगी। एक तो पादप कोशिका और एक कवक की कोशिका। यानी अगर आप पौधों की कोशिकाओं को देखोगे तो आपको उसके अंदर दोनों आवरण दिखाई देंगे, जिसमें आपको कोशिका भित्ति भी दिखाई देगी और कोशिका झिल्ली भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप कवकों को देखोगे, कवक क्या होता है, फफूंदी या फंगस। सामान्य हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो रोटी संतरा है वो सड़ जाता है, तो उसके ऊपर बिल्कुल वाइट वाइट परत जम जाती है, रुई जैसी संरचना बन जाती है। वो संरचना क्या जीव है, वो है कवक या फंगस, या सामान्य भाषा में हम उनको फफूंदी भी बोलते हैं। तो उनकी अगर आप कोशिका देखोगे, देखो पौधों की कोशिका और कवकों की कोशिका आप देखोगे तो आपको ये कोशिका उनकी इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें बाहर तो होगी कोशिका भित्ति और अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली। इसके अलावा यदि आप जंतुओं की कोशिका देखोगे, देखिए यदि आप जंतु कोशिका देखोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही आवरण दिखाई देगा, कोशिका झिल्ली। उसमें आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगी, सिर्फ क्या दिखाई देगी, कोशिका झिल्ली। फिर से पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप पादप और कवक की कोशिका देख रहे हो तो उसके अंदर आपको कोशिका भित्ति भी दिखाई देगी
कोशिका झिल्ली भी दिखाई देगी, जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया वैसी वैसी कोशिका आपको दिखाई देगी। लेकिन यदि आप इसकी जगह जंतु कोशिका देख रहे हो तो आपको उसमें सिर्फ बार एक ही बाउंड्री दिखाई देगी, दोनों बाउंड्री नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि जंतु कोशिकाओं में सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। अब ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर भित्ति नहीं है तो झिल्ली भी नहीं होगी, ऐसा होता है चाहे भित्ति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झिल्ली हमेशा ही होगी। अगर जिन कोशिकाओं में भित्ति उपस्थित है उनमें भी झिल्ली होगी, और जिन कोशिकाओं के अंदर भित्ति उपस्थित नहीं है उनमें भी झिल्ली होगी। यानी जंतु कोशिका में आपको बाहर की तरफ सिर्फ एक ही आवरण दिखाई देगा, कौन सा, कोशिका झिल्ली। फिर अंदर होगा केंद्रक, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली, फिर बाहर कोशिका द्रव्य, और अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। आया पॉइंट समझ में स्टूडेंट्स? आपको कोशिका भित्ति के बारे में मैंने बताया, आपको जो कोशिका का सबसे बाहर की बाउंड्री थी वो दो प्रकार की बाउंड्री होती है बाहर की, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो पौधों और कवकों की कोशिका में पाई जाती है, शेष सभी कोशिकाओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली होगी। यानी यदि आप पौधों और कवकों की कोशिका देखोगे तो आपको बाहर की तरफ दो बाउंड्री दिखाई देगी, बाहर वाली तो कोशिका भित्ति और अंदर वाली कोशिका झिल्ली। लेकिन यदि आप जंतुओं की कोशिका देखोगे तो उनमें आपको सिर्फ कोशिका झिल्ली दिखाई देगी, कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कोशिका का क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है ये, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका नहीं सॉरी कवक कोशिका में, पादप कोशिका तथा कवक कोशिका में उपस्थित। इसका मतलब है जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आया समझ में पॉइंट? जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, ये आवरण पौधों और कवकों की कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, ये बाहर भित्ति और ये अंदर झिल्ली। अब कोशिका भित्ति सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, सभी को बाहर जाने देती है, यानी ये किसी भी पदार्थ को नहीं रोकती है। और ऐसा आवरण जो सभी पदार्थों को आने जाने दे उसको क्या बोलेंगे, पारगम्य। जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सब पदार्थों को नहीं आने देगी, वो कोशिका झिल्ली क्या करेगी, सेलेक्ट कर करके पदार्थों को आने देती है कि किस पदार्थ को अंदर आना है किसको नहीं आना है। तो इस कारण कोशिका झिल्ली को कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, लेकिन कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है, पारगम्य झिल्ली। यानी ये सभी पदार्थों को आने जाने देती है, पारगम्य झिल्ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कोशिका भित्ति होती है, देखिए आपको ये भित्ति दिखाई दे रही है, झिल्ली दिखाई दे रही है, इनमें से जो कोशिका भित्ति होती है ना वो ज्यादा कठोर होती है, मजबूत होती है। कोशिका झिल्ली की कंपैरिजन में जो कोशिका भित्ति होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, कठोर होती है। तो अब आप पता कर सकते हो कि एक तो आप कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली बना रहे हो, एक आप कोशिका भित्ति बना रहे हो, तो सही फिक्स आवरण कौन सा होगा या मजबूत आवरण कौन सा होगा। तो आपको इस नाम से पता चल रहा है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है, अतः ये क्या है, मजबूत आवरण है, ये कोशिका के आकार को फिक्स बना के रखेगा। क्योंकि देखिए जो कोशिका झिल्ली है ना वो तो इस प्रकार की लचीली होती है। अब अगर कोशिका के अंदर पदार्थों का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फैल जाएगी, अगर कम प्रेशर होगा तो ये सिकुड़ जाएगी। मतलब ये अपनी जो संरचना है उसको चेंज करती रहती है, ये पॉलीथीन के थैली के समान होती है कोशिका झिल्ली। लेकिन जो भित्ति होती है ना वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे कोशिका के अंदर पदार्थों का प्रेशर फुल है या कम है, वो अपना आकार चेंज नहीं करती और ना ही वो कोशिका के आकार को चेंज करने देगी। अगर कोशिका का इतना आकार है तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है, कोशिका भित्ति। लेकिन यदि इस कोशिका के बाहर सिर्फ कोशिका झिल्ली होगी तो वो कोशिका फूल भी सकती है, एकत्रित सिकुड़ भी सकती है।
तो आपको पूछ सकते हैं कि कोशिका का ऐसा कौन सा आवरण है जो कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखेगा। तो निश्चित वही बना के रखेगा जो खुद कठोर और मजबूत होगा, और ऐसा आवरण कौन सा होगा? कोशिका भित्ति। तो ये आप ध्यान देख सकते हो कि जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या करती है? कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखती है। कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है, निश्चित बनाए रखती है। ये वाली क्या है? कोशिका भित्ति, और ये है कोशिका झिल्ली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पॉइंट थे कोशिका भित्ति के बारे में, जिसमें मैंने बताया आपको सबसे पहला पॉइंट, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी कोशिका के अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी? कोशिका भित्ति। उसके बाद ये कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में और कवक की कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। हम क्या है? जंतु है। अगर हमारी कोशिका सेल को निकाल कर देखा जाए तो हमारी कोशिका के अंदर भित्ति नहीं दिखाई देगी, सिर्फ क्या दिखाई देगी? झिल्ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोशिका भित्ति होती है इसको पारगम्य झिल्ली बोला जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ इसमें से होकर आर पार जा सकता है, ये किसी को नहीं रोकती है, इसी के कारण कोशिका भित्ति को बोला जाता है पारगम्य झिल्ली। फिर कोशिका भित्ति होती है वो कठोर और मजबूत होती है, यानी ये कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये आपके पॉइंट थे कोशिका भित्ति के बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो अब आपको पता चल गया हो गया कि सबसे बाहर होती है भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। अब देखिए जो कोशिका भित्ति है वो मैंने बताया पौधों की कोशिका में होती है, कवकों में नहीं होती है। बाकी सब कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना झिल्ली हर कोशिका में होगी, चाहे उसके ऊपर भित्ति हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु कोशिका में भी होती है, पादप कोशिका में भी होती है, कवक कोशिका में भी होती है। यानी ये एक सार्वत्रिक कोशिकांग है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी कोशिका होगी वहां कोशिका झिल्ली जरूर होगी। एकमात्र अपवाद है वायरस या विषाणु। अगर आप विषाणु की कोशिका को देखोगे तो उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। वैसे जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसको वास्तविक कोशिका ही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो जो विषाणु की कोशिका होती है उसको छोड़कर से सभी कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। यानी यह है एक सार्वत्रिक कोशिकांग है, सार्वत्रिक कोशिकांग, अर्थात जहां भी कोशिका होगी वहां पर कोशिका झिल्ली जरूर पाई जाएगी। एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ कोशिका भित्ति वाले में, आप वापस ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बताया कि जो पादप है इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कवक में पाई जाती है। तो इनके अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना पादपों की कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये बनी होती है वसा और प्रोटीन से, वसा प्लस प्रोटीन से बनी। कोशिका झिल्ली की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था कार्ल नागेली, और उनके द्वारा कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में भी बताया गया था। अब देखिए इसमें पता गया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली संरचना होती है, लचीली होती है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सभी पदार्थों को आने जाने देती है, लेकिन कोशिका झिल्ली होती है वो सब पदार्थों को नहीं आने देगी। वो क्या करेगी? सेलेक्ट कर करके आने देती है कि अगर जल में घुलने वाला पदार्थ है तो उसको रोक दो, और अगर वसा में घुलने वाला पदार्थ है तो उसको आने दो। यानी ये आधे पदार्थों को आने देती है, आधों को नहीं आने देती। इसी के कारण इसको बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। या ये क्या करती है? चयन कर करके आने देती है, इसके कारण इसको बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली।
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ध्यान रखना कोशिका भित्ति है वो है पारगम्य झिल्ली, जबकि जो कोशिका झिल्ली है उसको बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो देखिए सबसे पहले दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला कि भाई जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर वसा और प्रोटीन है तो वो किस प्रकार व्यवस्थित रहती होंगी, यानी कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने आइडिया लगाया कि कोशिका झिल्ली के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है कि साइड में तो रहता है प्रोटीन और बीच में रहती है वसा। कोशिका झिल्ली में साइड में तो रहता है प्रोटीन और बीच में क्या रहती है, वसा रहती है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये आपको संरचना किस प्रकार दिख रही है, सैंडविच के समान बोल दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बोल दिया इसको सैंडविच मॉडल। उन्होंने बोला कि सैंडविच में जिस प्रकार साइड में वो ब्रेड रहती है और बीच के अंदर जो सब्जियों का मसाला रहता है वो रहता है, उसी प्रकार कोशिका झिल्ली में साइड में ब्रेड की जगह रहेगी प्रोटीन, ये इधर भी प्रोटीन और यहाँ पे भी प्रोटीन और बीच में क्या रहेगी, वसा। तो ये संरचना कैसी होगी, सैंडविच के समान होती है कोशिका झिल्ली की संरचना, और उन्होंने इस मॉडल का नाम दिया सैंडविच मॉडल। लेकिन फिर इस मॉडल को गलत साबित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी हमने पिछली लाइन में पढ़ा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। तो इससे तो ये जो संरचना है वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि इस संरचना के अंदर तो आपको जो एक जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कोशिका झिल्ली जल में घुलने वाले पदार्थों को तो आने ही नहीं देगी, जबकि वसा में घुलने वाले पदार्थ इसमें से आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पानी की आवश्यकता होगी नहीं, जरूर होगी, जल के अणुओं को भी लाना पड़ेगा। तो अगर आप जल के अणुओं को लाओगे तो आपको यहाँ पर जल के अणुओं को लाने के लिए कुछ ऐसी सुरंग प्रोटीन बनानी पड़ेगी। अब देखिए इस संरचना के अंदर सुरंग वाली प्रोटीन जैसे ही बनी तो कोशिका झिल्ली क्या सैंडविच के समान रही, बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि बीच में ये सैंडविच जो है वो मतलब वो शेप है वो चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गई, इन प्रोटीन को बोलते हैं सुरंग प्रोटीन या टनल प्रोटीन। तो ये सिद्धांत सैंडविच मॉडल को गलत साबित कर दिया और वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो साइड में भी रहते हैं, कुछ सुरंग के रूप में बीच में भी रहते हैं, और वसा है वो बीच में रहती है। और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वो इस प्रकार होती है जैसे समुद्र के अंदर द्वीप रहते हैं, कुछ द्वीप होते हैं वो साइड में रहते हैं, कुछ है वो बिल्कुल बीच में रहते हैं। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका झिल्ली में क्या है, ये संरचना देखिए जिसमें ये प्रोटीन साइड में, ये भी साइड में, ये जो टनल प्रोटीन है सुरंग प्रोटीन है ये कुछ बीच में भी आ गई है और बीच में क्या भरी हुई है, वसा। तो वैज्ञानिकों ने इस नए सिद्धांत को नाम दिया तरल मोजेक सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर द्वीप रहते हैं उसी प्रकार वसा रूपी समुद्र के अंदर प्रोटीन रूपी क्या रहते हैं, द्वीप रहते हैं। और उन्होंने इस सिद्धांत को नाम दे दिया तरल मोजेक सिद्धांत या फ्लूइड मोजेक थ्योरी। ये जो सिद्धांत दिया गया था दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन, उनके द्वारा दिया गया था, सिंगर व निकोलसन, और ये दिया था 1972 में। तो ध्यान रखना जो कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल है उसको गलत साबित कर दिया गया और कोशिका झिल्ली का जो नया सिद्धांत दिया गया था उसका नाम था तरल मोजेक सिद्धांत। यह सिद्धांत सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था 1972 में। तो ये अपने पॉइंट थे कोशिका झिल्ली के। हमने पढ़ लिया कोशिका के बाह्य आवरण, फिर सबसे पहले हमने देखा था कोशिका भित्ति को जो सबसे बाहरी संरचना होती है, सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। ये पादप कोशिका और कवकी कोशिका में पाई जाती है। जो पादपों की कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों की कोशिका है वो काइटिन की बनी होती है। उसके अलावा जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कोशिका के आवरण को फिक्स बना के रखना है तो आप कौन सा आवरण सेलेक्ट करोगे, तो कोशिका भित्ति। फिर हमने देखा था कोशिका झिल्ली जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, एकमात्र अपवाद है विषाणु। विषाणु की कोशिका को छोड़ दें तो ऐसी कोई कोशिका नहीं होती है जिसमें कोशिका झिल्ली
नहीं पाई जाती, इसी के कारण इसको बोल दिया सार्वत्रिक कोशिकांग, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल ऑर्गेनल्स बोलते हैं इसको। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और वसा और प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर देखी गई कोशिका झिल्ली में, तो इस आधार पर एक नया सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था तरल मोजेक सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत दिया गया था सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा 1972 में। तो ये हमने कोशिका के दोनों बाह्य आवरण पढ़े, जिसमें हमने भित्ति को भी देखा और झिल्ली को भी देखा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। देखिए जो साइटो वर्ड है वो जहां भी आएगा मतलब वो कोशिका से संबंधित होगा। कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल भी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो जहां पे भी साइटो वर्ड आएगा वो कोशिका से संबंधित होगा। अब ये कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो देखिए कोशिका द्रव्य मैंने आपको बताया कि जो कोशिका होती है उसके अंदर सबसे बाहर भित्ति, फिर अंदर झिल्ली। अभी मैं दोनों स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सबसे अंदर है केंद्रक, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, लेकिन इनके बीच में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है वही क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बिल्कुल पानी के जितना पतला पदार्थ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसके अंदर कोशिका की सारी जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रिया का मतलब है कि पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो सब की सब कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगी। इसी के कारण इसको बोल दिया जीव द्रव्य। कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, इसी के कारण कोशिका को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है, या आप इसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो, प्रोटोप्लाज्म। बाकी ज्यादा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आगे जो भी हम कोशिकांग पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो सब की सब संरचनाएं कहाँ उपस्थित होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर। दो संरचनाएं होती है, एक होता है केंद्रिका और एक होता है गुणसूत्र। ये दोनों संरचनाएं केंद्र के अंदर होगी। बाकी जो भी कोशिका के अन्य अंग होंगे वो सब किस भाग में उपस्थित रहते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित रहते हैं, और कोशिका की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। इसी के कारण कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य का पॉइंट था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस। देखिए ये कोशिका है, ये भी मैं एक आवरण बना रही हूं। इसके अंदर है केंद्रक, और केंद्र के ऊपर क्या उपस्थित है? केंद्रक झिल्ली। देखिए जो कोशिका के सबसे केंद्र के अंदर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका का केंद्रक या न्यूक्लियस। जो केंद्रक है इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के केंद्र की खोज की थी 1831 में। 1831 में केंद्र की खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। जो कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होगी वो सब की सब कोशिका के केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। इसी के कारण केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है कोशिका के केंद्र को, क्योंकि कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होगी वो केंद्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए जो केंद्रक है इसके अंदर दो संरचनाएं पाई जाएगी, एक का नाम है केंद्रिका और एक पाया जाएगा गुणसूत्र। ये दोनों संरचनाएं मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कोशिका के अंदर आगे हम जो भी अंग पढ़ेंगे ना वो सब अंग किसके अंदर पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में सिर्फ दो अंग है, केंद्रिका और गुणसूत्र, वो केंद्रक में पाए जाएंगे, बाकी सभी कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि जो कम है उसको हम याद करें, तो जो पीछे बचेगा वो ज्यादा वाला अपने आप आंसर आ जाएगा। आपको पूछ लिया जाए कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो देखो केंद्रक में ये दोनों संरचनाएं। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में।
अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका द्रव्य में केंद्रिका, तो केंद्रक के अंदर। तो ध्यान रखना, केंद्रिका और गुणसूत्र दो संरचनाएं होती है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, और इनके अलावा जो भी संरचना होगी वो कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, फिर हम केंद्रक के बारे में पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, जो केंद्रक होता है, मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा कोशिका की सभी क्रियाओं का कंट्रोल किया जाता है। अब इस केंद्रक के अंदर जो गुण सूत्र होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को लिए हुए होते हैं और वही सभी क्रियाओं को कंट्रोल करेंगे। तो जो केंद्रक होता है इसके अंदर गुण सूत्र और केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। अब देखिए, सब कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आपने नाम सुना होगा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका यानी ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की, उनका निर्माण इस केंद्रक झिल्ली के आधार पर ही अलग अलग विभक्त करके किया गया है कि यदि कोशिका के केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो वो है यूकैरियोटिक कोशिका, और यदि कोशिका के केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है तो वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो एक कोशिका है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका है यूकैरियोटिक। इसको बोलेंगे ससीम केंद्र की, और प्रोकैरियोटिक है इसको बोलेंगे असीम केंद्र की, प्रोकैरियोटिक। और दूसरे प्रकार की है यूकैरियोटिक। अगर आपको एक लाइन में अंतर पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो इन कोशिकाओं का निर्माण केंद्र की संरचना के आधार पर किया गया है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी वो होगी यूकैरियोटिक कोशिका, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर आपको एक लाइन में अंतर बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, तो जिनमें केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित वो यूकैरियोटिक, और केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखो मैं आपके सामने दोनों बना रही हूं साथ में। एक तरफ मैं आपके सामने बना रही हूं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ मैं बना रही हूं यूकैरियोटिक कोशिका। वह कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित होता है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वह कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए इसके अंदर केंद्रक कैसा है, अल्प विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है अल्प विकसित होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो ये केंद्रक स्वयं भी पूरा नहीं बना हुआ है और दूसरा इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है। दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका, जिस पर क्या उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली। पूर्ण विकसित ये है अल्प विकसित केंद्रक और इसमें है पूर्ण विकसित केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन अगर मेनली आपको एक अंतर पूछा जाए कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आपको आंसर बताना है कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है। यानी देख रहे हो आप कि आपको ये केंद्रक पूरा बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा केंद्रक दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर आपको केंद्रक झिल्ली भी नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी कोशिका क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक। लेकिन इस वाली कोशिका के अंदर केंद्रक है वो पूर्ण विकसित है और उसके ऊपर क्या उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली, तो ये है यूकैरियोटिक कोशिका जो पूर्ण विकसित है। ये तो एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें क्या आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि आगे जो भी मैं आपको कोशिकांग बताऊंगी, जैसे एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होती है गोल्जी काय, एक होता है लाइसोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होता है राइबोसोम। ये सब संरचनाएं पाई जाती है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सिर्फ क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। बाकी और कोई कोशिका के अंग उपस्थित नहीं होंगे। तो ध्यान रखना आपकी राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी जो भी कोशिकांग होंगे वो सब यूकैरियोटिक कोशिका में होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होंगे। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो बाहर से आपको पूरी भरी भरी दिखाई दे रही है,
जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ राइबोसोम ही उपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के सब अंग उपस्थित होते हैं। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर थे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिका के जो अन्य अंग है। थैंक यू सो मच।